नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ हम हर चैप्टर को इतना आसान बना देते हैं, सिंपल लैंग्वेज और अमेजिंग विजुअल्स के साथ कि आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। अच्छा, कभी सोचा है आपने, आखिर एलिमेंट्स यानी तत्वों को एक लाइन में, एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल एक साइंटिफिक मिस्ट्री की तरह। चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। सोचो, साल था 1800। उस वक्त तक साइंटिस्ट को सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। अब 31 एलिमेंट्स, इतने कम तत्वों को याद रखना और उनकी प्रॉपर्टीज को समझना आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, सब कुछ मैनेज हो रहा था। लेकिन फिर साइंस ने रफ्तार पकड़ी, डिस्कवरीज होने लगी और देखते ही देखते साल 1865 तक एलिमेंट्स की गिनती डबल से भी ज्यादा हो गई, सीधे 63। अब जरा इमेजिन कीजिए, 63 अलग अलग एलिमेंट्स, उनके ढेर सारे कंपाउंड्स, सब कुछ बिखर गया था, एक कंप्लीट केओस। तब सबको लगा, नहीं भाई, अब एक सिस्टम की जरूरत है। और अगर हम आज की बात करें तो आज हम 114 से भी ज्यादा एलिमेंट्स को जानते हैं और इनमें से कुछ तो मैन मेड भी हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए, इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी हमारी पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री को समझने के लिए कितनी कितनी जरूरी है। तो इस केओस में से ऑर्डर निकालने का काम शुरू हुआ। कई साइंटिस्ट ने आगे बढ़कर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ये थे हमारे पहले पायनियर्स, जिन्होंने तत्वों के इस बिखरे हुए संसार में पहले क्लूज ढूंढने की कोशिश की। चलिए देखते हैं ये सफर कैसे आगे बढ़ा। देखिए, 1829 में योहान डॉबेरेनर ने लॉ ऑफ ट्रायड्स यानी त्रिक का नियम दिया। फिर 1862 में दे शांकुरत्वा ने एक सिलिंड्रिकल टेबल बनाई और उसके बाद 1865 में जॉन न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी अष्टक नियम पेश किया। भले ही ये सिस्टम्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन आने वाले ब्रेक थ्रू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला कदम थे। डॉबेरेनर की ऑब्जर्वेशन वाओ काफी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने नोटिस किया कि जब आप एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखते हो, तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का लगभग एवरेज यानी औसत होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्रायड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आए न्यूलैंड्स, जिन्होंने एलिमेंट्स को सीधा संगीत से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा जाता है तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होती है। बिल्कुल संगीत के सुर सा रे गा मा पा धा नी के बाद 8वां सुर वापस सा आता है ना, वैसे ही। पर एक प्रॉब्लम थी, उनका ये नियम सिर्फ हल्के एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक ही ठीक से काम कर रहा था। तो यहाँ एक सवाल आता है आपके लिए, थोड़ा सोचिए और बताइए, आखिर डॉबेरेनर के ट्रायड्स और न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स जैसे शुरुआती सिस्टम्स को फाइनली एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या कमियां थी इनमें? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक हीरो की, डिमित्री मेंडेलेव, एक रशियन केमिस्ट जिन्होंने इस पूरे केओस को ऑर्डर में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी टेबल बनाई जिसने आने वाली पूरी केमिस्ट्री की नींव रख दी। मेंडेलीव ने सबसे जरूरी चीज दी, उनका पीरियोडिक लॉ। इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट्स के आवर्ती फलन होते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि जब आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखते हो तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं। एक पैटर्न मिल गया। मेंडेलीव की टेबल इतनी सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने 2 बहुत ही जीनियस और हिम्मत वाले काम किए। पहला, उन्होंने सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा, भले ही इसके लिए उन्हें एटॉमिक मास के स्ट्रिक्ट ऑर्डर को तोड़ना पड़ा, जैसे आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखना। और दूसरा, उन्होंने अपनी टेबल में बोल्डली खाली जगह छोड़ी उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी खोज अभी तक हुई ही नहीं थी। यही था मेंडेलीव का असली जादू। उन्होंने सिर्फ खाली जगह ही नहीं छोड़ी, बल्कि उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी। उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे वाले एलिमेंट को नाम दिया ईका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे वाले को ईका सिलिकॉन। और जब सालों बाद गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज मेंडेलीव की प्रिडिक्शन से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। अमेजिंग, राइट? तो चलिए एक क्विक सवाल,
जल्दी से बताइए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने का मेन बेसिस यानी आधार क्या था? फटाफट अपना आंसर नीचे टाइप कीजिए। मेंडलीव की टेबल नो डाउट एक मास्टरपीस थी, लेकिन उसमें अभी भी एक आखिरी सुधार की गुंजाइश थी। इस पजल का आखिरी टुकड़ा अभी मिलना बाकी था, जो हमें ले जाता है सीधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 1913 में, जब साइंटिस्ट हेनरी मोजली ने एक जरूरी खोज की। उन्होंने प्रूव किया कि किसी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है। और बस इसी के साथ पीरियोडिक लॉ अपडेट हो गया। The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एटॉमिक नंबर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी भी एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करती हैं। यही पीरियोडिक लॉ के पीछे का असली राज है। आइए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालते हैं। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, और इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें कहते हैं ग्रुप्स। एक बात हमेशा याद रखिए, एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर होती हैं, क्योंकि उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चलिए अब आपकी बारी। स्क्रीन पर दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए। नियॉन 3s2 3p1। बताइए, ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में आएगा? सोच समझकर अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। हमेशा याद रखिए विद्यार्थियों, शिक्षा वो चाबी है जो हर सफलता का दरवाजा खोलती है। तो पूरी लगन और मेहनत से पढ़ते रहिए। ओके, तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं आज के की टेकअवेज की, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो पीरियोडिक टेबल की ये जर्नी शुरू हुई एक समस्या से, बढ़ते हुए तत्वों का केओस। फिर इसमें पहले पैटर्न्स ढूंढे डॉब्राइनर और न्यूलैंड्स जैसे पायनियर्स ने। उसके बाद मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पर एक शानदार टेबल बनाई और प्रिडिक्शंस भी की। फिर मोजली ने एटॉमिक नंबर को असली आधार साबित किया, और आखिर में हमें मिली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है और एसपीडीएफ ब्लॉक्स में परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड है। और अब आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन। जो स्टूडेंट इसका सही जवाब कमेंट करेगा, उसका नाम हम अनाउंस करेंगे अपने अगले वीडियो में। सवाल है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। इसे ग्रुप 1 यानी एल्कलाई मेटल्स के साथ और ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस के साथ, दोनों के साथ रखा जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्यों इसकी पोजीशन आवर्त सारणी में इतनी विवादास्पद यानी डिबेटेड है? सोचकर अपना बेस्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को। हर दिन सीखिए कुछ नया, सिर्फ एनसीईआरटी पाठशाला के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। देखने के लिए शुक्रिया।